के जिला सत्र न्यायालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब करीब 50 लोगों ने पेशी के लिए लाए गए कुख्यात अपराधी अक्कू यादव पर हमला कर दिया। भीड़ अदालत के पिछले हिस्से में इस दरवाजे को तोड़कर कमरा नंबर 7 में घुस गई और यादव को पीट पीट कर मार डाला। दुनिया ने देखा है जब जब बहुत अंधेरा हुआ, ऐसा लगा है कि आगे कुछ नहीं है, अब सब खत्म हो जाएगा। तब एक नई रोशनी हुई है, तब एक नई सुबह हुई है। कुछ ऐसी ही सुबह का इंतजार था बस्ती के लोगों को भी। नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 200 के करीब औरतें दावा बोलकर अंदर घुस गईं। कोर्ट में अफरा तफरी मच गई थी जब पेशी में लाए गए मुलजिम अक्कू यादव को लाया गया। ऐसा दुनिया की तारीख में आज तक नहीं हुआ था। 200 से ज्यादा औरतें कोर्ट में घुस गई थी, जिनकी आंखें गुस्से से चढ़ी हुई थी और जिनके हाथों में किचन के औजार जैसे छुरी, मिर्ची, हथौड़े, बर्तन और पत्थर थे। पुलिस बहुत रोकने की कोशिश करती है पर धावा बोलते ही कोर्ट रूम नंबर 7 का दरवाजा तोड़कर 200 औरतें अंदर घुस जाती हैं। कुछ मिर्ची आंखों में डालती है अक्कू यादव के और बाकी औरतें बस जो हाथ में था उससे शुरू हो जाती हैं, उसकी जान ही ले लेती हैं। ऐसा क्या किया था अक्कू यादव ने आखिर? वो जब तक मारती रहती हैं जब तक उसकी सांस बंद ना हो जाए। नहीं, बल्कि वो तो काफी पहले बंद हो गई थी। जब तक मारती हैं जब तक मारने वालों की सांसें मार मार कर हाफ कर रेड़ ना हो गई थी। कुछ कानून साजों का कहना है कि ये क्रिमिनल ग्रुप ने दूसरे क्रिमिनल ग्रुप के बंदे को मरवाया है। कोई कह रहा था ये सियासी इंतकाम लिया गया है और कुछ तो कह रहे थे कि जात पात का मामले में हुआ है। पर ये किसी को अंदाजा नहीं था कि उन औरतों ने कानून हाथ में लेकर स्टेट से पंगा ले लिया है। पुलिस ने सारी औरतों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी थी। आप सुकून से देखिए आखिर तक, ये केस काफी दिलचस्प होने वाला है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। 3 से 4 औरतें कोर्ट से वापस घर जाते हुए रिक्शा लेती हैं। उस रिक्शे वाले का नंबर किसी ने नोट कर लिया था। पुलिस के आते ही वो नंबर पुलिस को बता दिया जाता है। पुलिस रिक्शे की तलाश में जुट जाती है। रिक्शे का पता लगा लिया जाता है और रिक्शे वाला पुलिस को बताता है कि मैंने 3 से 4 औरतों को अपने रिक्शे में बिठाया था। वो खुशी में बहुत शोर कर रही थी। सारी औरतें ऐसे बता रही थी, मैंने यहाँ मारा, उसने वहाँ मारा, जैसे बहुत बड़ा काम करके आई हैं। पूरे रास्ते वो यही बात करती रहीं। रिक्शे वाला बोल रहा था कि मुझे मुद्दा समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा मालूम देता था कि कोई केस का फैसला हुआ है और केस जीत कर जा रहे हैं। खैर, पुलिस पता लगा लेती औरतों का। जिस बस्ती में छोड़ा था उसका नाम था कस्तूरबा नगर। फौरन पुलिस की 5 से 6 गाड़ियां कस्तूरबा नगर पहुंच गई सायरन चलाकर। ऐसा मंजर बन गया था जैसे छावनी बन गई हो। पुलिस की गाड़ियां देखते ही पूरी बस्ती में खामोशी तारी हो गई थी। आए थोड़ी बात कर लें कस्तूरबा नगर के लोगों की। आपको भी मेरी तरह शायद अच्छे लगे हो आगे लोग। आपके जहन में भी एक खाका बन जाएगा थोड़ा केस का। बस्ती बसाना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है बस्ती। कस्तूरबा नगर एक कच्ची बस्ती थी जहां लोगों ने 10-20 साल मेहनत करके एक कमरे का कच्चा पक्का छोटा सा घर बनाया था। जहां लोगों के पास पैसे तो कम थे लेकिन सब मिलजुल कर रहते थे। बस्ती में बुराई थी तो पर उसे गलत मानने का शऊर था लोगों में। वो बस्ती तकरीबन 300 खानदानों पर मुश्तमिल थी। बस्ती में गैस, लाइट, पानी, रोड्स यानी बिल्कुल बेसिक चीज़ों का फुकदान था, क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक वो इंक्रोचमेंट एरिया था, मतलब लीगली अलॉटेड ज़मीन नहीं थी। कुछ लोगों के नज़दीक वहाँ के लोग बराबरी वाले नहीं थे। पेशे के हिसाब से लोग मजदूरी, घरों में साफ सफाई ऐसे छोटे मोटे काम करके गुजर बसर करते थे। वो लोग बस बस्ती में खुशहाली चाहते थे। एक उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म ना हो। वहाँ फूल खुशी के खिलते हो और मौसम सारे मिलते हो, बस रंगो नूर बरसते हो और सारे हंसते बसते हो। चले चलते हैं वहाँ जहाँ छोड़ी थी कहानी। पुलिस उस बस्ती से 4 औरतों की मांग करती है जो रिक्शे में बैठी हुई थी। 3 को बस्ती से बरामद कर लिया जाता है और एक औरत जो साफ सुथराई का काम घरों में करती थी उसको वहाँ घरों में जाके उठा लेते हैं। 4 औरतें अब लॉकअप के पीछे थीं। बस्ती की खामोशी इस बात का अंदेशा दे रही थी कि बुराई आ गई है। देखते ही देखते कस्तूरबा नगर की सारी औरतें बस्ती में जमा होने लग गई और सबने फैसला किया जो हम सब ने किया है, हम सब ही जाएंगे जेल में। सब औरतें सदर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। किसी ने बस की, किसी ने रिक्शा और कोई पैदल ही निकल गया। वहां पहुंचकर मंजर ही अलग था। सारा पुलिस स्टेशन बस्ती की औरतों से भरा हुआ था। वहां जाकर औरतें डिमांड कर रही थी कि हम सब ने अक्कू यादव को मारा है, हम सबको हवालात के अंदर करो। काफ़ी देर हो गई थी, लोग हटने का नाम नहीं ले रहे थे।
फिर पुलिस ने एक डील दी कि आप हमें कोई भी 5 औरतें दे दो और हवालात के पीछे जो औरतें हैं वो ले जाओ। दोनों तरफ से बात हुई। फिर बस्ती के लोगों ने सोचा लड़की अंदर जाने से अच्छा है कि हम माए चली जाए। हवालात के पीछे एक औरत प्रेग्नेंट भी थी, तो ये तय पाया कि ज़ईब ज़्यादा उम्र की 5 माएँ अंदर हवालात में जाएंगी और बस्ती की लड़कियां बाहर आ जाती हैं। अक्कू यादव की मौत की खबर सुनकर बस्ती में हर दूसरे घर में मटन बन रहा था, मिठाइयाँ बट रही थी, जश्न का समा था। पूरी बस्ती एक साथ जैसे होली मना रही थी। वहाँ खून की होली आम ना हो और उस आंगन में कभी शाम ना हो। काश ऐसी बस्ती तेरी हो, काश ऐसी बस्ती मेरी हो। आगे चलते हैं अक्कू यादव की जिंदगी की तरफ। अक्कू का नाम था भारत कालीचरण यादव। बचपन में अक्कू के घर एक मुलाजिम काम करता था जो उसको अक्कू अक्कू करके चिढ़ाया करता था। उसके बाद से उसका नाम अक्कू पड़ गया था। बचपन में अक्कू गाय भैंसे चराने के लिए ले जाया करता था। अक्कू का खानदान बाकी बस्ती के खानदान से थोड़ा ऊंचा था। मतलब बस्ती के लोग 2 टाइम खाना खाते थे तो वो लोग 3 टाइम, बस इतना फर्क था। बचपन में बस्ती के ही सारे बच्चों के साथ वो खेला करता था। गाय का दूध निकालते निकालते उसकी उंगलियां मोटी हो गई थी, बाजू मजबूत हो गया था और कलाइयाँ ताकतवर। रंग गोरा था, कद काफ़ी लंबा था, आवाज़ काफ़ी भारी थी, किसी को भी आवाज़ दे तो वो डर जाए। उसके खड़े होने का भी एक बॉलीवुड स्टाइल था, अमिताभ की तरह एक हाथ कमर पर रखकर खड़ा होता था। नया नया जवान हुआ था तो छोटी मोटी चोरियाँ कर लेता था बस्ती के दोस्तों के साथ मिलकर ही, जैसे किसी की मुर्गी, साइकिल चुरा ली, छोटी मोटी अशिया चुरा ली किसी की, छोटे मोटे जुए खेल लेता था बस्ती के दोस्तों के साथ ही। अब तक आपके जहन में बस्ती और अक्कू यादव की एक पर्सनैलिटी का खाका बन गया होगा। आ जाए दोबारा केस पे। 5 औरतों की गिरफ्तारी के बाद सोशल वर्कर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स सब बस्ती में आने लग गए थे, लोगों से बात करने लग गए। फिर क्या था, हिंदुस्तान की सबसे गर्म न्यूज़ बन गई थी ये। हर चैनल नशर कर रहा था इसे। लोग अपनी अपनी आप बीती बताने लग गए थे हर चैनल्स को। असल बातें बाहर आने लग गई थी। अब अक्कू यादव के कुछ मजीद कारनामे ये थे। अक्कू यादव जैसे जैसे जवान होता रहा वैसे वैसे उसके कारनामे बढ़ते रहे। चोरियां बड़े पैमाने पे करने लग गया था। जैसे घरों में लोगों ने अपनी बेटियों का शादी का सामान रखा होता था, वो आया, सारा सामान रिक्शे में डाला और बेचकर आ गया सबके सामने। एक बार बस्ती के पास एक बिल्डिंग बन रही थी। वहाँ अक्कू ने देखा एक लड़का लड़की को अंदर जाते हुए। अक्कू और दोस्त बिल्डिंग के अंदर घुस गए। बस्ती के लड़कों के जहन में था कि पैसे छीनेंगे, मारेंगे और भाग जाएंगे। अक्कू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बाकी दोस्त लड़के को पकड़कर पैसे छीन रहे थे, लेकिन अक्कू ने वहाँ लड़की से ज़बरदस्ती की कोशिश की। उस दिन के बाद से बस्ती के लड़के उससे दूर हो गए थे। यहाँ पहला पर्चा कटा था अक्कू के खिलाफ। अक्कू जेल गया। कुछ लोग जेल जाकर सुधर जाते हैं और कुछ लोग अक्कू यादव बन जाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद अक्कू यादव बिल्कुल बिगड़ चुका था। उसकी जान पहचान अब बस्ती के बाहर के लड़कों से हो गई थी। आए दिन लड़के घरों के बाहर बैठे रहते थे। गालम गलोच, लड़कियों को छेड़ना आम हो गया था। कोई सब्जी वाला, बैंक वाला पोस्ट लेटर लेकर अंदर नहीं आता था। अक्कू लड़कों के साथ पूरा दिन बाहर होता था। हर आने जाने वाले को तंग करने लग गया था। 6 बजे के बाद अक्कू के दोस्तों की भीड़ और बढ़ जाती थी। तो ऐसा मान लीजिए जैसे कर्फ्यू लग जाता था। 6 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता था। किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटाता और कहता कि मुझे आज मटन खाना है, या जो भी बनवाता था ज़बरदस्ती खाकर ही जाता था। बस्ती के लोग उससे डरने लग गए थे। अगर कोई उसकी बात ना माने तो उसे गालम गलोच करता था और जान से मारने की धमकियाँ देता था। एक बार तो बस्ती में मौत हो गई थी किसी की। आखिरी रस्मों के लिए ले जाना था। लोग मरने वाले के पास घंटों बैठे रहे, क्योंकि गली में एक ही रास्ता था बाहर निकलने का। उसी रास्ते पे अक्कू और उसके दोस्त जुआ खेल रहे थे। वो जब तक मरने वाले को लेकर नहीं गए जब तक अक्कू और उसके दोस्त हट नहीं गए। किसी की हिम्मत नहीं थी रास्ता मांगने की जुर्रत करे। एक बार एक दोस्त से नोकझोंक हो गई थी अक्कू की, और मामूली सी बात पे उसने सारी बस्ती के सामने छुरे से कत्ल कर दिया था उसका। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन 10 महीने बाद ही जेल से बाहर आ गया था। अब की बार बात काफ़ी आगे बढ़ गई थी। कोई भी पुलिस कंप्लेन की कोशिश करता तो उसके घर घुसकर औरतों से ज़बरदस्ती करता या जान से मार देता। ऐसे माहौल में एक औरत जो बस्ती के लोगों के लिए बोल रही थी, उसका नाम आशा ताई था। वो शराब खाना चलाती थी। उसकी जान पहचान अच्छी थी क्योंकि इलाके के लड़कों का आना जाना था उसके शराब खाने में।
आशाताई जहाँ लड़ाई होती वहाँ बंद कराने पहुँच जाती, जिसे मदद की ज़रूरत होती उसकी मदद जाकर करती। आशाताई अक्कू यादव से डरती नहीं थी, उसके खिलाफ सिर्फ आशाताई थी जो बोल सकती थी। अब बस्ती में दो ग्रुप बनते दिख रहे थे, एक आशाताई का और दूसरा अक्कू का। लोग आशा को पसंद करते थे क्योंकि वो अकेली थी जो अक्कू के खिलाफ बोल सकती थी। अक्कू को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कोई उसके खिलाफ जाए। एक रात अक्कू अपने साथियों के साथ आशाताई के घर जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है। पूछने पर इन्हीं में से एक लड़का कहता है कि राजेश का दोस्त को पानी चाहिए। राजेश आशाताई के बेटे का नाम था। आशा पानी लेकर जाती है दरवाजे पे तो उसको बाहर खींचकर छुरियों के इतने वार करते हैं कि गर्दन अलग, कान अलग, हाथ अलग करके बस्ती के बीच में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद खौफ छोटा लगता सारी बस्ती के लिए, क्योंकि अक्कू जेल गया और फिर वापस आ गया था। आशाताई के जाने के बाद औरतों की इज्जतें भी महफूज नहीं थी। अब पूरी बस्ती अक्कू के इशारों पे थी। उसकी मर्जी वो किसी घर भी घुस जाए, किसी से भी ज़बरदस्ती कर ले, ये सब आम हो गया था। किसी की भी जान, माल और इज्जत महफूज नहीं थे। ये सब चलता चला गया। हवालात में आना जाना ऐसा हो गया था जैसे अक्कू किसी हॉस्टल जा रहा है, जहाँ खाना पानी सब टाइम पे मिलता था। कभी शराब का मूड हुआ तो दाल में मिलाकर बाहर उसके साथियों ने भिजवा दी उसे। एक रात अपने काम से वापस आई उषा नारायण घर के लिए जा रही थी। अक्कू उस पर आवाज़ें कसने लग गया था। इग्नोर करके घर के अंदर घुस गई। उषा रात में सोने के लिए लेटती है तो हल्की खटपट की आवाज़ें महसूस होती है। दीवार की जेरी से बाहर झांकती है तो देखती है कि एक घर के बाहर 10 से 12 अक्कू यादव के लड़के खड़े हैं और एक के बाद एक करके अंदर जा रहे थे। सबके जाते ही उसी घर से एक औरत भागती हुई उषा के घर आती है, क्योंकि वो घर बिल्कुल सामने था, और कहती है कि अब हम क्या करें। उषा उसे मशवरा देती है कि पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। अगली ही सुबह पुलिस को कंप्लेन करने चले जाते हैं, पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, ये कहकर कि ये FIR कोई बच्चों का खेल है क्या, यहाँ से चले जाओ। उनको भगा दिया जाता है। वहाँ के किसी पुलिस वाले ने अक्कू को बता दिया था कि तुम्हारी बस्ती से उषा नारायण तुम्हारी कंप्लेन लिखवाने आई थी। अब तो अक्कू का गुस्सा बढ़ गया। अंधेरा होते ही सीधा उषा नारायण के घर गया। वो उसे उस रात मार देता या रेप कर देता। उषा के घर के बाहर शोर की आवाज़ें आने लग गई थी। गंदी गंदी गालियाँ निकालने लग गया था। अक्कू अपने साथियों के साथ घर के बाहर खड़ा होकर बहुत शोर कर रहा था, ताकि सारी बस्ती की गली वाले सुने और सबक लें। खिड़की से झाँक कर देखा उषा ने तो काफ़ी लोग थे। उषा फ़ोन से पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, पर पहले ही उसकी फ़ोन की लाइन बाहर से ही काट दी थी उन लोगों ने। अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था उषा के बचने का। उषा किचन से सिलेंडर लाती है और गैस खोल देती है। गैस की बदबू बाहर तक जा रही थी और चिल्लाकर बोलती है, अगर घर में किसी ने घुसने की कोशिश की तो मैं ये माचिस जला दूंगी। मैं तो मरूंगी, तुम लोगों को भी साथ लेकर मरूंगी। इन सब का बहुत शोर हो रहा था। बस्ती के घरों में सब सुन रहे थे, पर मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। बस्ती में एक घर की लाइट जली, उसको देखा देखी दूसरे घर की, फिर सारी गली के घरों की लाइटें जलने लग गई। लोग खिड़कियों से झांकने लग गए। किसी ने अपना दरवाज़ा जोर से खोला। ऐसा सिलसिला बन गया था कि देखा देखी सबने अचानक दरवाज़ा खोलना शुरू किया। अक्कू का ध्यान थोड़ा हटा। लोग दरवाजे से चिल्लाने लग गए। बस यहीं से इंकलाब का आभास हुआ। किसी घर के एक फर्द बाहर भागा, दूसरा घर के लोग भी शोर करते बाहर भागने लग गए अक्कू की तरफ। ये देखकर अक्कू कुछ समझ नहीं आया। वो अपने साथियों के साथ लोगों से दूर भागने लग गया था। बस्ती के सब लोग भी डंडे लेकर बाहर आ गए। पीछे पीछे अक्कू के भागते रहे, पर वो उनके हाथ नहीं आया। ये वक्त पहली बार आया था जब बस्ती के लोग अक्कू के खिलाफ खड़े हुए थे। अब अक्कू बस्ती से बाहर था और बस्ती के लोग उसके पीछे थे। बस्ती वाले सारी रात जागने लग गए थे, पहरा देने लग गए थे। कोई काम पर नहीं जा रहा था और ये लोग कि अक्कू ना आ जाए दोबारा। जिसके पास जो होता था खाने के लिए वो ले आता था। अब अक्कू के दो ठिकाने थे, एक बस्ती और दूसरा हवालात। इस बार अक्कू हवालात में था। लोग इंतजार कर रहे थे कि फिर छुट के आ जाएगा। तब अखबार में अक्कू के बारे में खबर आती है कि अक्कू को अदालत में पेश किया जाएगा। ये बात बस्ती में फैल गई थी कि पेशी में आएगा अक्कू, तो यहाँ से सब प्लान बना कि उसको हम अपने हाथों से मारेंगे। किसी ने मिर्चें पकड़ी, किसी ने छुरियाँ, किसी ने डंडे और किसी ने पत्थर। वो औरतें अपने हथियार साड़ी में छुपाकर कोर्ट की तरफ रवाना हुई। कोई पैदल निकल गया, कोई रिक्शे में और कोई बस में।
बस्ती के लोग वहां जाकर आम लोगों में मिल गए थे। सब इंतजार कर रहे थे अक्कू के आने का। अक्कू के आते ही सब औरतें करीब आ गई और अक्कू को कहने लग गई, तुमने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। अक्कू ने गुस्से में कहा, अभी मुझे बाहर आने दो, तुम्हें मैं आकर बताता हूँ। जिस पर एक औरत ने चप्पल उतार कर मारी और गर्मा गर्मी पड़ गई। पुलिस उसे खींचते हुए अंदर ले गई और चैनल गेट बंद कर दिया। गेट जैसे समझ लीजिए लोहे का था, जैसे पिंजरा होता है, जाली वाला। लोग जोर जोर से हिलाने लग गए थे। गेट की आवाज़ से माहौल बनता चला गया, लोगों का हौसला बढ़ता चला गया। कुछ औरतें दूसरे दरवाजे से अंदर घुस गई और कोर्ट रूम नंबर 7 तक 50 के करीब औरतें पहुंच सकी। फिर वही हुआ जिससे कहानी का आगाज़ किया था। आखिर में कोर्ट का फैसला देखने लायक था। इतने दिनों से बस्ती में आतंक चल रहा था, मुलजिम को पकड़कर छोड़ दिया जाता था, कोई हीरो की खबर लेने वाला ना था। ये दरअसल पुलिस की नाकामी थी, जिसकी वजह से पुलिस दो ग्रुपों का रंग देने की कोशिश कर रही थी। कामयाब कौमों में एक इस तरह का वाकया शायद आखिरी होता है, दूसरी बार कभी ऐसा नहीं होता। कौमें गलतियों से सबक लेती हैं। कानून, सियासत, स्टेट, ये सब आम जनता के इर्द गिर्द घूमता है। कुछ जर्नलिस्ट के मुताबिक ये स्टेट को बदनाम करने के लिए किया गया है। वहाँ के लोग ऐसे ही जीते हैं और पैसों के लिए औरतों का धंधा करना वहाँ आम बात है। किसी को भी हक नहीं कानून को अपने हाथ में ले। इस तरह तो कोई भी उठकर खुद इंसाफ लेने निकल जाएगा। अब यहाँ दोनों जाने की कहानी बड़ी स्ट्रांग हो गई थी। केस कोर्ट में था, पूरे भारत को फैसले का इंतजार था। जहाँ मुसन्निफ से इंसाफ मिले, दिल सबके साफ मिले। एक आस है ऐसी बस्ती की जहाँ भूख से रोटी सस्ती हो। 13 अगस्त 2004 नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तारीखी फैसला आता है। कोर्ट रूम में औरतों के हाथों मौत मौजूदा निज़ाम की गफलत के बायस हुई। अगर लोग कानून हाथ में ना लेते तो पता नहीं इनके साथ ये कब तक होता रहता। इन्वेस्टिगेशन फैक्ट में पाया है पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। जुडिशरी और अदालत भी इसमें बराबर की शरीक है। ये मौत ना ही कोई जात पात के पीछे हुई, ना ही गैंगवार थी और ना ही कोई सियासत शामिल थी, जैसे कि माजी में इस केस में कुछ कहानियां बनाई जा रही थी। ये मौत पूरे सिस्टम का फेलियर है। जब बस्ती के लोगों को इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आई और अक्कू की दहशत हद पार हो गई, तो बस्ती की औरतों ने इंसाफ खुद ले लिया। यह हादसा मौजूदा निज़ाम के लिए एक वार्निंग है कि लोग एक हद तक जुल्म सहते हैं फिर फट जाते हो। डिस्ट्रिक्ट नागपुर। ये तारीखी फैसला भारत में अमर हो गया, किसी को भी सजा नहीं हुई। अब हर शहरी इंसाफ का हकदार है। जिंदा कौमें अपनी गलतियों से ही सबक लेती हैं। उम्मीद है आपको केस दिलचस्प लगा होगा। आपके जहन में भी कहीं आपकी बस्ती के लोग या इर्द की मिसालें सामने आ रही होंगी। खुश रहें, आबाद रहें और सुकून से रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।